हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। हम हमारी संधि विषय की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज के सत्र में अच संधि विषय जो है उसको पूरा करेंगे। ठीक। तो अब तक हमने अच संधि संधि के अंतर्गत अच संधि जो है या स्वर संधि जिसको कहते हैं, उसमें हमने कुछ उपप्रकार देखे, जैसे सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंड संधि और पांचवा उपप्रकार कल प्रारंभ किए थे अयादि संधि। या इसी को ही अयवायाव संधि भी बोलते हैं। तो इसको देखते हैं। फिर इसके पश्चात कुछ अपवादात्मक कुछ उपप्रकार है, उसको देखेंगे। तो ये विषय आज जल्द ही पूरा हो जाए। ठीक है। तो अज संधि में अयादि संधि क्या है इसको देखते हैं। एचो यवायावह ऐसा पाणिनि का सूत्र है। तो देखिए, मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एचो यवायावह ऐसा सूत्र है। तो हमने इसका कल समझने का प्रयास किया था। एच करके जो प्रत्याहार है पाणिनि का, तो उस प्रत्याहार में क्या क्या आता है, तो वो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर होता है। आपको मैंने समझाया ये चीज। माहेश्वर सूत्र जो होते हैं, माहेश्वर सूत्र क्या होता है, देखिए माहेश्वर सूत्र आने। तो इसमें एच की बात हो रही है। ये ए और ये च, ए ओंग आई औ च। तो उसमें ये अंत वाले इत संज्ञक होते, इसको देखना नहीं है, इसको काउंट नहीं करना है। ये जो अंत वाले दिख रहे हैं ना, इसको छोड़ दीजिए। तो ए ओ आई औ ये एच में आ जाएंगे। एच, एच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, इच प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, अंग प्रत्याहार, ऐसे प्रत्याहार है अलग अलग। 44 प्रत्याहार है ऐसे अलग अलग। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी का विषय है, नो प्रॉब्लम। हमारी जरूरत की चीजें यहाँ पे सिर्फ देख रहे हो। ए ओ आई औ। तो ये चार जो ए औ ए ओ आई औ है, ये एच प्रत्याहार में आएंगे। ए ओ आई औ। तो इसको क्रमशः क्या हो जाता है, इसका इसके साथ कोई भी स्वर मिला दो, प्लस कोई भी स्वर, तो क्या बन जाता है इनका। तो देखिए ये बताया जा रहा है। ए जो है ए, वो बदल जाता है अय में। अय, एकार प्लस कोई भी अच या स्वर बन जाता है अय, आदेश हो जाता है अय का। ओकार प्लस कोई भी स्वर हो तो क्या बन जाता है, आदेश किसका आता है, अव। अईकार प्लस कोई भी स्वर आदेश आता है आय, और औ प्लस कोई भी स्वर आदेश आता है आओ। इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको देखते हैं उदाहरण से, आप तुरंत समझ जाओगे क्या बोला जा रहा है। पहला उदाहरण देखते हैं। आई प्लस अच। तो देखिए इस उदाहरणों में खास करके कुछ ऐसे उदाहरण है जो कि शब्द प्रक्रिया से लिए गए हैं। शब्द प्रक्रिया से लिए गए हैं, मतलब क्या, आपको समझाता हूं मैं। देखिए ये विजयी भवन नोट्स जो है उसमें से हम लोग
ये अच संधि प्रकरण देख रहे हैं कि नहीं, तो उसमें ये 5वां उप प्रकार चल रहा है अयादि संधि, ये वाला, ठीक है, अयादि। तो देखिए अयादि संधि में ये जो पहले उदाहरण है, हाँ, यहाँ पर ए प्लस अच, ये आदेश हो जाता है अय, हाँ। तो देखिए उदाहरण कैसे दिए हैं इन्होंने, चे प्लस अनम, हाँ, चे प्लस अनम, चे, ये चे है, चे, चे प्लस अनम। तो देखिए क्या हो जाता है, चे में अंत में अकार एकार है, च प्लस एकार प्लस अनम। तो ये एकार प्लस अ, ये बन गई केस हमारे अयादि संधि की। तो क्या बोलता है सूत्र, एचो यवा यावह, तो चकार के बाद ए प्लस अनम जो है उसमें ए की जगह आदेश होगा अय, प्लस वो अनम तो आगे का वैसे ही रहेगा, च प्लस अ चय, च प्लस अ च, य प्लस अ य, चयनम बन गया चयनम, चे प्लस अनम बन गया चयनम। तो आप बोलोगे ये चे क्या है और ये अनम क्या है, हाँ, ये चे का अर्थ क्या है भाई, और अनम का क्या अर्थ। देखिए इस संधि में अयादि में ऐसे उदाहरण कम है कि जिसमें ये दोनों पद जो है कुछ अर्थपूर्ण अर्थ वाले होंगे, हाँ। तो इसलिए ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जो कि शब्द चयनम शब्द की व्युत्पत्ति में एक बार ऐसा हो जाता है कि चे प्लस अनम, ऐसी उसमें एक स्टेप आती है, हाँ। चयनम में पहला धातु ची है, तो ची धातु से शुरू हो जाता है, तो ची का फिर बाद में कुछ समय बाद चे हो जाता है, तो चे के बाद में उसको प्रत्यय आगे लगता है अनम करके, तो चे प्लस अनम। हालांकि ये क्या है, ये एक शब्द सिद्धि की प्रक्रिया है, इसमें इस चे का कुछ अर्थ नहीं है, वो ची का कुछ अर्थ है, ची मतलब धातु होता है, अनम ये जो है प्रत्यय है। लेकिन उदाहरण के लिए कि कैसे ये संधि हो जाती है, इस प्रकार का उदाहरण दिया गया है, हाँ। ये शब्द सिद्धि का उदाहरण दिया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो चे और अनम इन शब्दों का अपने में कोई अर्थ नहीं है, ये प्रत्यय है, अनम प्रत्यय है और धातु ची से ये चे बना हुआ है, ठीक है। तो क्यों ऐसा ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो ऐसे उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर संधि के उदाहरण थोड़े से ही मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते, ज्यादा ओ के उदाहरण मिलते हैं, ओ प्लस अच। तो उसमें मैं आपको प्रॉपर अर्थ वाले अर्थपूर्ण शब्दों वाले उदाहरण दिखा दूंगा। लेकिन देखिए शब्द सिद्धि की प्रक्रिया में भी जब ऐसी स्टेप आती है जिसमें चे प्लस अनम होता है, तो उधर भी संधि होती है ना। संधि का अर्थ ऐसा नहीं है जरूरी कि ये दोनों के दोनों पद ही होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, हाँ। ये चे प्लस अनम भी रहेगा तो ए प्लस अ है, इस टाइम पे भी संधि हो जाती है, हाँ। तो ये शब्द के अंतर्गत वाली संधि है, थोड़ा सा अलग विषय है, ये शब्द सिद्धि वाली संधि है। ये आपने अब तक बाहर दो अलग अलग शब्दों वाली संधि देखी कि एक शब्द है वॉट एवर गुणा और दूसरा है ईश गुणेश, हाँ, ऐसे। लेकिन ये जो है एक ही चयनम शब्द के अंतर्गत संधि दिखाई जा रही है। लेकिन आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये चे प्लस अनम क्या है, आप सिर्फ इतना समझिए, देखिए यहाँ पे एकार था, यहाँ पे अकार था, ए प्लस अ, तो अय लगा दिया, च प्लस अय प्लस अनम आगे वाला वैसे ही चयनम बन गया, ऐसे इस प्रकार से, हाँ। बाकी उदाहरण में मैं आपको ओ तथा औ के उदाहरण देता हूं, वहां पे आपको ये और भी जो है हम नॉर्मल वे में जैसे सीखे वो आपको क्लियर हो जाएगा।
हाँ, लेकिन उदाहरण देखिए, यहाँ पर भी ऐसे ही उदाहरण दिया है, चे प्लस अनम, ने प्लस अनम, हाँ, नी धातु होता है, नी धातु मतलब लेके जाना, उससे ही नेता शब्द बनता है, जो लेके जाता है आगे उसको नेता कहते हैं। हाँ, नयति इति नेता, या नयति इति नयनम, जो लेके जाते हैं हमें सर्वत्र लेके जाते हैं वो नेत्र या नयन, ऐसे। या नेता, नेता का भी वही काम होता है कि सबको लेके जाना आगे। हाँ, लेकिन नेता लोग भी चोर बदमाश हो गए, सबको लेके जाते हैं लेकिन वो गड्ढे में लेके जा रहे हैं। हाँ, तो नयति, सही बात है भाई, नेता नयति इति नेता, बट किंतु कुत्र नयति, हाँ, कुत्र नयति, स तम अंधकारम नयति, ऐसा हो गया वो। तो ने प्लस अनम भी बन गया नयनम। वैसे शे प्लस अनम, शी धातु से सोने की प्रक्रिया में शयनम, हरे प्लस ए, हर ये, मुने प्लस ए मुन, ये सब शब्द सिद्धि वाले उदाहरण है। शब्द सिद्धि के अंतर्गत आयादि संधि कराई गई है, ऐसे उदाहरण है। देखिए इसमें भी ये उदाहरण देखिए, हरे प्लस ए, तो इसमें हर प्लस ए प्लस ए, तो कई लोगों को लगता है ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण है। ए प्लस ए सवर्ण है करके ऐसे लगेगा, ऐसा है नहीं भाई। जानो, अ प्लस अ दीर्घ संधि होती है आ, लेकिन ए प्लस ए आई नहीं होता। आप तो ये जानते हो, ए और आई दोनों अलग है। ये अ आ की तरह नहीं है कि ये ह्रस्व और ये दीर्घ, नहीं, दोनों दीर्घ है, दोनों अपने में सेपरेट स्वतंत्र स्वर है। वो जैसे अ और आ होता है वैसे ए और आई नहीं होता है, आप जानते हो इस चीज को। तो देखिए हर प्लस ए, तो क्या हो रहा है, ये फिर से अयादि संधि की केस है, क्योंकि ए प्लस कोई भी स्वर बराबर है, तो हर प्लस यहाँ पे बन जाता है क्या, अय। ए की जगह आया अय, और प्लस आगे वाला ए वैसे ही रहेगा, तो क्या बन गया, हर ये। रेफ प्लस आकार, यहाँ पर र बन गया, यकार प्लस एकार बन गया ये हर ये। ऐसे शब्द बन गए। तो ये उदाहरण इस प्रकार से शब्द सिद्धि के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको देखना है कि भाई संधि कैसे हो रही है, अय आव, इतना जानिए, बस उतना आपको सोचना है, ज्यादा आप इसकी चिंता मत कीजिए कि ये अनम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे। उसी प्रकार से देखिए भो प्लस अनम, भवनम बन गया है, या गुरो प्लस ए गुरवे, भो प्लस अति भवती। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो और भी उदाहरण है, जैसे आई प्लस कोई भी स्वर हो, तो जैसे नई प्लस अकह, तो बन जाता है नायक, गई प्लस इका बन जाता है गायिका। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी के शब्द सिद्धि से उदाहरण दिए हैं। गई प्लस इका देखिए, तो इसमें गकार प्लस अईकार प्लस इकार, तो अभी देखिए आई प्लस ई, ऐसा यहाँ पर केस बन रहा है, आई प्लस ई। तो मथुरा चंद्र प्रभु, आप बताएंगे मुझे ये क्या केस बन रही है, आगे लेके चलिए इसको। प्रभु जी होगी आई प्लस आय, आय आय होगा, बराबर है, बढ़िया है, आय। और आगे का, इक, का के इका, आय, आय का, नहीं, आय के बाद में इका करेंगे कि का करेंगे, क्या लिखेंगे? इन दोनों की जगह आदेश हो जाता है कि केवल इसकी जगह आदेश हो जाता है? एक ही जगह आया, आया। हाँ, आई की जगह आय आया, तो फिर आगे का इका वैसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा? वैसे ही रहेगा, इका वैसे ही रहेगा, बढ़िया है, ठीक है। तो इका जो है
वैसे ही रख दिया। ठीक है, बढ़िए। आगे क्या बन रहा है? ये गायिका। गायिका। एग्जैक्ट। देखिए ये शब्द है गायिका, सिंगर, फीमेल सिंगर, गायिका। तो ये क्या हो रहा है, मूल इसमें धातु है गई, तो गई धातु को प्रत्यय लगते लगते एक इका स्टेज आती है, तो वो इका स्टेज जो है उस स्टेज पे अयादि संधि की एप्लीकेशन दिखाई जा रही है, ऐसा है। फिर आगे वो आगे बढ़ता है और फिर बन गया गायिका, ऐसे कर, इस प्रकार से। हाँ, तो ये बात है। तो अभी आपको मैं एक्चुअल उदाहरण दिखाता हूं जो कि खास करके शब्दों में शब्दों के इसमें दिखते हैं। तो देखिए, हाँ, कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर उच्यते। द्वाविमौ, द्वाविमौ। आज मुझे ये पेन क्यों परेशान कर रहा है पता नहीं, थोड़ा सा परेशानी हो रही है मुझे यहाँ पर। हाँ देखिए, द्वाविमौ, तो ये कृष्ण का ही वर्ष जो है भगवान ने बोला हुआ गीता में, उस श्लोक से मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए, द्वौ प्लस इमौ, द्वौ प्लस इमौ। तो देखिए द्वौ प्लस इमौ है, तो जय श्री राधा माता जी, बताइए अभी क्या होगा। देखिए द्वौ प्लस इमौ मतलब ये ऐसा है, ये द्व प्लस औ प्लस इमौ है। अभी ये दोनों की कौन सी केस बनेगी? प्रभु जी इसमें केस बनती है आओ। आव बनती है, बराबर है, आव। तो वो आदेश औ और ई की जगह है कि केवल औ की जगह है? प्रभु जी केवल औ की जगह, मतलब औ दोनों की जगह, मिलके औ की जगह आता है, इमो ऐसे ही रहता है। इमो ऐसे ही रहेगा, बराबर है। ठीक है, पूरा कीजिए अभी इसको, क्या बन रहा है? द्व प्लस आव प्लस इमो, इमो, द्वा, इमो। बहुत अच्छे, द्वाविमो। आ गया आपको ये ओरिजिनल द्वाविमो? हाँ, तो देखिए कैसे बना है, द्वौ प्लस इमौ से बना है। द्वाविमौ, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर उच्यते, कृष्ण कहते हैं। तो वो द्वौ इमौ है। और एक उदाहरण देता हूं आपको, क्या है वो? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पूजार्हा वरिसूदन, पूजार्हा वरिसूदन, गीता का श्लोक है, आपको याद है? कौन इस मुझे बताएगा कि ये पूजार्हा वरिसूदन कैसे बना है? कौन से शब्द है इसमें? दो संधि है यहाँ पर, अयादि संधि है आपकी, जो आप अभी सीख रहे हो। अयादि संधि का उदाहरण ये, पूजार्हा वरिसूदन। व्रज कृष्ण प्रभु बोलिए। इसका संधि उच्छेद होगा पूजा हारो परिसूदना। तो क्या जो होगा? पूजा पूजा हार हो प्लस अरिसूदना, क्योंकि इसमें आव आ गया, औ तो आव का औ निकल जाएगा और ये आर इधर रह जाएगा, तो अरिसूदना हो जाएगा और आपका पूजा हार हो वो आ अच्छा जाएगा। ठीक है, आप समझ गए हैं। आपको उच्चारण थोड़ा सा ये करना हाँ, थोड़ा पड़ेगा, ऑप्शन थोड़ा सुधारना पड़ेगा। पूजा, देखिए ये क्या है, पूजार हऊ है ये, पूजार हो। पूजार हऊ, पूजार हऊ, पूजा प्लस, रहो हाँ तो अरिसूदन। देखो, तो देखिए आपने बराबर उसको अभी समझ रहे आप, आपने वो आव देख लिया तो पकड़ लिया आपने, आव, हाँ ये आव हाँ। मतलब ये आयादी होगा करके। तो देखिए ऐसे हमारी संस्कृत से नजर जो है वो देखने लगती है। प्रभु अब एक क्वेश्चन। एक मिनट, तो ये कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पूजार हऊ अरिसूदन, पूजार्ह शब्द है, पूजार्ह उसका द्विवचन है ये, पूजार्ह।
तो पूजार्ह जैसे राम होता है वैसे ही राम रामौ, पूजार्ह पूजार्हौ। तो पूजार्ह दो पूजनीय व्यक्ति की बात हो रही है। कौन है ये दो पूजनीय व्यक्ति? इस श्लोक में कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। भीष्म एंड द्रोण। हाँ, भीष्म एंड द्रोण। तो वो कह रहे हैं अर्जुन की कथम भीष्ममहं संख्ये, इस संख्य में, इस युद्ध में मैं कैसे, क्या इशु भी प्रतियोत्स्यामि, इशुओं के द्वारा, इशु मतलब बाण, बाणों के द्वारा कैसे मैं पूजार हो इन दो पूजनीय व्यक्तियों के साथ प्रतियोत्स्यामि, युद्ध करूंगा, ऐसे कह रहे। हे कृष्ण कैसे करूंगा मैं ये? कथम कथम भीष्मम अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदन। भाई इसकी तो बड़ी सुंदर टीका भी की है बलदेव आदि ने कि अरिसूदन, व्यक्ति अरि को मतलब व्यक्ति शत्रु को मारता है, अरे लेकिन ये तो पूजा रहा है, ये मेरे सबसे ज्यादा पूजनीय दो व्यक्ति है भीष्म और द्रोण, और इनको आप बोल रहे हो मुझे? क्या आप भूल गए आपका नाम अरिसूदन है? शत्रुओं को मारने के लिए कहते हो या मरवाते हो, आप तो इधर मेरे पूजनीय लोगों को मरवा रहे हो मेरे हाथ से। ऐसी टीका जो है उसकी की है। तो पूजार हऊ मतलब दो पूजनीय व्यक्ति। तो वो जब अरिसूदन से मिलता है तो क्या हो रहा है? देखिए ये औ जो है, औ प्लस अ की केस बनती है। ये पूजार्ह ऐसा है, ये पूजार्ह प्लस औ प्लस अरिसूदन। देखिए आपको ऐसा प्रोसेस करने को भी आना चाहिए, वो कहाँ टूटा है, उसका कहाँ हलंत हो जाएगा अगर औ निकाल दिया बाहर तो। पूजार्ह और हलंत है, फिर उसमें औ डाल दिया तो ये पूजार्ह बन जाता है ऐसे। तो ये औ प्लस अ जो है इसकी जगह आव आ गया, एचो यवा याव की जगह से। तो अभी आप देखिए पूजार्ह प्लस आव प्लस अरिसूदन, ये अर्ह ह्रह जो है वो आ से मिल गया पूजारहा, और व इस अ से मिल गया वरी, पूजारहा वरी सूदन। इस प्रकार से ये अयादि संधि का उदाहरण है। तो ये ऐसे आपके नजर में जो है ये सारी चीजें समझने लगती है देख के। देखिए और एक कुछ तो उसमें एक चीज पूछना था। बोलिए। इसके एक बार मुझे ये जब ऊपर में ये रहता है ना, थोड़ा डाउट होता है उसका। एक बार व्यंजन विच्छेद करके दिखाओगे, वर्ण न्यास करके उस पूजा इसका हार का, पूजा हार वर्ड का एक वर्ण न्यास करके बताएंगे कि कैसे उसको वर्ण आ रहे हैं, हा के बाद रा कैसे आ रहा है पूजा, हाँ इसका। सनातन सनातन गोविंद प्रभु पूजार्ह शब्द का वर्ण विन्यास कीजिए ना थोड़ा। वकार प्लस ओकार दीर्घ उ प्लस जकार प्लस आकार प्लस रेप प्लस हकार। अच्छा, ये रा पहले आता है। दैट्स इट। हकार के कुछ बचा है और क्या बचा है? सॉरी प्रभु, हकार एट द एंड। ठीक है। Yes. तो विजय ब्रजकृष्ण प्रभु समझ रहे? हाँ, यही डाउट था कि रा पहले आता है उसमें आ आता है। नहीं नहीं, देखिए देखिए प्रभु, ये इसको समझिए ना अच्छे से। ये ऐसा नहीं है ना प्रभु, हर। अच्छा, सी इफ इट वाज दिस तो क्या हो जाता था? पहले हा आता था फिर रा आता था। अभी आप समझ गए। देखिए पकार प्लस उकार प्लस जकार प्लस आकार प्लस हकार, उसके बाद क्या आएगा बोलिए? रकार। रकार नहीं बोलते, रेफ। क्या बोलते? रेफ बोलते हैं, रेफ। संस्कृत में रकार नहीं बोलना कभी, रेफ। रेफ। और फिर रेफ के बाद में कुछ है और क्या है? अकार। अकार। अकार, दैट्स इट। अभी आप समझ गए, ये इधर है, ये इधर है। पूजा हो, पूजा रहा। तो जब ये रेफ ऊपर जाता है तो ये पहले रहता है, जब ये इसके पेट में चला जाता है तो बाद में रहता है। अच्छा, ठीक, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये पूजार्हा वरिसूदन, देखिए उदाहरण, इनके और भी उदाहरण।
हाँ, असौ प्लस, ये मैं एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर दिखा रहा हूँ, ठीक है। असौ प्लस आत्मा, सत्यानंद प्रभु क्या होगा बोलिए, असौ प्लस आत्मा। औ प्लस अ, बराबर है। तो तो क्या आएगा, आ, औ प्लस क्या आएगा? विन्यास लेंगे पहले या डायरेक्टली? हाँ नहीं, आप बता दीजिए स्टेप सीधे आगे की। अस प्लस क्या होगा, आए आओ आए क्या आएगा? एक जैसे, ठीक है। आ हाँ अभी आप प्रोसेस करके, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बता दीजिए अभी। ये अस आओ आत्मा, फाइनल। असा असावात्मा। वेरी नाइस, असावात्मा। हाँ देखिए ऐसा दिखेगा आपको संधि के साथ, असावात्मा। हाँ, लेकिन संस्कृत जानने वाले को कुछ भ्रम नहीं होगा, वो बोलेगा ये असौ आत्मा है, ये असावात्मा संधि हो गई, असावात्मा। हाँ, ऐसे बनता है वो, ठीक है, इस प्रकार से। असावात्मा। बालव प्लस, हाँ एक मिनट, बालव प्लस इह। कौन, प्रणव आप पूछ रहे थे क्या कुछ? केशव महाराज, हाँ केशव ने मैं प्रभु बोली। मीनिंग क्या है असवात्मा असावात्मा? सी प्रभु, असौ, हाँ असौ इज वन प्रोनाउन। So asau means somebody male who is close to you. Asau means nearby. It is one of the pronouns. हम लोग pronouns भी सीखेंगे। तो सह, असौ, असौ मतलब कोई जो कि नजदीक है, this one, this masculine whatever man. तो असौ आत्मा means this atma. So you are showing as if atma, you are showing like in your body, asau atma, this atma. Or you can show in somebody nearby standing person's body and say asau atma, ye atma. It is not very far. If it was far, then you would have said sah atma, like that. But ye asau matlab it is nearby, that way. ठीक है, understand bro? Yes bro, thank you. ठीक है, तो बालव प्लस इह। प्रणव आप है क्या क्लास में? बालव प्लस इह। ओके निताय आप बताइए, निताय क्या होगा बालव प्लस इह? प्रभु जी इसका होगा बाल प्लस क्या आएगा? बाल प्लस औ प्लस इह। ठीक है, फिर औ प्लस ई की जगह क्या आएगा? औ प्लस आव आएगा। आव आएगा, यस। आगे आव और इह। इह, बहुत अच्छे, सब मिला के बाल प्लस आव प्लस इह। बालवीह। बाल बाल ल के कुछ और, लकार प्लस आकार है, बाला 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 बालवीह। बराबर है, बराबर है, सही है, बालावीह। ठीक है, बालावीह मतलब बालव प्लस इह, ये बात है। तो देखिए ऐसे ये संधि के उदाहरण है। बाकी इसके पहले उन्होंने भी ऐसे ही उदाहरण दिए सब, कैसे, वो शब्द सिद्धि वाले उदाहरण। श्रेय प्लस अति, तो श्रयति, क्षयति, जयति, कारयति, ऐसे उदाहरण सब दिए हैं। ज्यादा औ के ज्यादा उदाहरण दिखते हैं। अच्छा, एक बढ़िया उदाहरण है, देखते हैं इसको कौन समझता है। वागर्था विवह, वागर्था विवह,
कालिदास जी के फेमस श्लोक से ये शब्द लिया है, वागर्था संपृक्तो। आपको पता होगा, वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे, जगतः व्हाट इज दैट, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरम। यस, वागर्था विव ऐसा शुरुआत होती है उसकी, लाइक दैट, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो वागर्था विव को कौन जोड़ेगा, तोड़ेगा, विच्छेद कौन करेगा, बताइए। सुकुमारी ललिता माता जी, सुकुमारी ललिता माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे संस्कृत बहुत शब्द नहीं मालूम, मैंने बस तोड़ा है। वागर्थौ प्लस इव, वागर्थौ प्लस इव, उसमें री ऊपर प्लस इव। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, अरे बहुत वंडरफुल। हाँ, तो वागर्थौ प्लस इव। हाँ, तो क्या अर्थ है इस वागर्थौ का, जानते हैं कोई? वाग अर्थौ, देखिए अर्थ ऐसा है, ये बना है वाक प्लस अर्थौ, वो बन जाता है वागर्थौ। तो वाक मतलब वाणी और अर्थ मतलब मीनिंग। जस्ट एज वर्ड्स, शब्द और अर्थ मीनिंग जैसे एक दूसरे से कभी भिन्न नहीं किए जा सकते, वे दोनों एक दूसरे से हमेशा ही एक दूसरे से संपृक्त है, एक साथ है, वैसे श्री शिव और पार्वती एक दूसरे से कभी अलग किए नहीं जा सकते। जैसे वाणी और उसका अर्थ दोनों एक साथ चलते हैं, वागर्थो इव, इव मतलब लाइक, इव मतलब जैसे, मैंने बताया था इव मतलब जैसे, ऐसा अर्थ होता है। तो जैसे वाग और अर्थ दोनों संपृक्त बने रहते हैं, वैसे पार्वती और परमेश्वर संपृक्त बने रहते हैं। तो ऐसे उन जगत के पिता और माता पार्वती और परमेश्वर को मैं वंदन करता हूँ। ऐसे कालिदास जी की प्रार्थना है, ये बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना बोली जाती है, वागर्था विव। तो इस प्रकार से देखिए, आप भले ही शब्दों को आप सारे ना समझे, लेकिन आपने वो वागर्था विव से पकड़ लिया कि ये क्या होना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा हो जाता है। संस्कृत में धीरे 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 शब्द संपदा भी बढ़ेगी, लेकिन आपको तो भी समझने लगता है कि ये क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको रूल पता है, ये आव आता है, आय आता है, इसमें अव आता है, अय आता है, तो इससे समझने लगता है काफी बार, ये बात है। तो ऐसे द्वागर्था विव, द्वाविमौ, द्वौ इमौ, पुरुषावुभौ, पुरुषौ उभौ, इस प्रकार से ये सारे शब्द बनते हैं। उभौ अपि, उभावपि, बालाविह, पूजारहा वरिसूदन, असावात्मा, ऐसे कई उदाहरण जो है यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो है अयादि संधि थी। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो है एक्सेप्शंस के रूप में ही बचे हुए छोटे छोटे उदाहरण है उसके, बस आप समझ जाओगे फटाफट। देखिए यहाँ पर भी विजय भवा नोट्स में एतौ प्लस अपि, एतावपि, द्वौ प्लस एव, द्वावेव, बालकौ प्लस अपि, बालकावपि, ऐसे उदाहरण दिए। और भी उदाहरण दिए हैं, शब्द सिद्धि वाले उदाहरण भी दिए कुछ कुछ, ये प्रत्यय वाले। प्रत्यय, यहाँ पे तो ये दोनों पद है, ये दोनों पदों का अर्थ है कुछ अपने में। ये जो है ये शब्द सिद्धि वाले उदाहरण है, इसमें इसका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं होगा, ये भी प्रत्यय है, लेकिन संधि हो रही है, संधि का जो प्रिंसिपल है वहां पे लग रहा है, इतनी बात बोली है। ठीक है, ओके। पूर्व रूप संधि, छठा उपप्रकार। ठीक है, देखिए हमने सारे के सारे कॉम्बिनेशन तो कर लिए, लेकिन अभी इन कॉम्बिनेशन को कोई एक्सेप्शन करके बाधित कर देता है। उत्सर्ग और अपवाद, है कि नहीं? तो इन जनरल नियमों को, उत्सर्गों को कोई अपवाद करके बाधित कर देता है, वो उदाहरण बचे हुए एक्सेप्शन के रूप में दिए जा रहे हैं। तो देखिए पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि क्या कहता है? एंगः पदांतात अति। अगर एंग है, एंग मतलब ए और ओ, और पदांत के पद के अंत में अ है, तो उसके वक्त क्या हो जाता है बताया जा रहा है।
जब पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो अ को पूर्व रूप हो जाता है। मतलब क्या, आपका कोई पद है और उस पद के अंत में ए ओ आया और फिर उसके पश्चात अ आता है, खास करके स्पेसिफिकली अ, तो फिर पूर्व रूप हो जाता है। उदाहरण से समझाता हूं, बड़ा सिंपल है, उदाहरण से चीजें समझ जाती है फटाफट। क्या बोला जा रहा है वो देखिए, काले प्लस अस्मिन, तो अभी सुशीला गोपी माता जी मुझे बताइए, काले प्लस अस्मिन ये एकार से अंत हो रहा है, बराबर है, काल प्लस एकार प्लस अस्मिन। तो देखा जाए तो ये कौन सी केस होनी चाहिए थी, ए प्लस अ, ये कौन सी संधि की केस होनी चाहिए, उप प्रकार? एक प्लस कोई भी स्वर, अभी देखा ना हमने, अयादि। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, अयादि कौन सी? संधि। अयादि। तो ये होना चाहिए था अयादि, बराबर है, यहाँ पे अयादि हो जाना चाहिए था। तो ए प्लस अ मतलब हमने ला देना चाहिए था यहाँ पे, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्या बोला मैंने, ये सारे एक्सेप्शंस है, ये ओवरराइड कर देते हैं उस जनरल नियम को। तो पूर्व रूप संधि में अगर आपके पहले पद के अंत में एकार या ओकार है, जैसे काले, इस पद में कौन सा क्या है अंत में, एकार है क्या ओकार है सुशीला गोपी माता जी? एकार है। एकार है, एग्जैक्ट। तो एकार प्लस आगे वाले पद के प्रारंभ में अ है, अ होना चाहिए, आ भी नहीं चलेगा, अ सिर्फ केवल अ। तो आगे वाले पद के प्रारंभ में अ है क्या? है। तो ये पूर्व रूप संधि की केस हो गई। तो क्या हो जाता है फिर, ये जो अ होता है ना, इस अ का पूर्व रूप हो जाता है। मतलब ये अ जो है ना, ये गायब हो जाता है इधर से, और ये पीछे वाले स्वर का जो उसका ध्वनि है उसको ले लेता है। तो ये ऐसे बन जाता है, कालेस्मिन। या इसको आपने एक अलग विधि में देखा होगा, ये अवग्रह चिन्ह से, कालेस्मिन। ये दोनों प्रकार से ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो अवग्रह है ना, एस, अंग्रेजी एस जैसा, ये क्या है, ये अ रिप्लेस हो गया है, अ गायब हो गया इधर से, और उसने पिछले वाले एकार को स्वीकार कर लिया। तो पूर्व रूप, ये पूर्व रूप एकार है, इस एकार को अ ने स्वीकार कर दिया और यहां से अ गायब हो गया। तो जब आप कालेस्मिन बोलते हो तो इधर अ कभी उच्चारण नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना कभी उच्चारण कि काले अस्मिन करके। ये पूर्व रूप संधि है, ये अ गायब हो गया इधर से, उसने एकार ले लिया। आपको बोलना चाहिए कालेस्मिन, कालेस्मिन, काले अस्मिन नहीं, कालेस्मिन। बस एकार जो है ना पहले वाला, उसको ही उच्चारण करना है। ये बात है, समझ रहे इस चीज को? देखिए, वंदे प्लस अहम, वंदे प्लस अहम। तो इसमें भी क्या हो रहा है, पूर्व रूप संधि हो रही है, वंदे प्लस अहम। तो मणिध्रुव प्रभु, वंदे प्लस अहम में क्या बन जाएगा? यस बोलिए। वंदे प्लस अहम, वंदे हम। अच्छा, प्रभु तो बोले ही नहीं, व्रज कृष्ण प्रभु बोल दी। देखिए प्रभु, वंदे प्लस अहम पिछले जैसे ही, काले प्लस अस्मिन, वंदे हम या वंदे हम, ऐसे सिर्फ लिख दीजिए, चलेगा। जरूरी नहीं होता ये लिखना ही है करके। अवग्रह वैकल्पिक होता है, इसको अवग्रह बोलते हैं, अवग्रह। ये जो चीज है वो, तो अवग्रह लिख सकते हैं, लिख भी नहीं सकते, दोनों भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले तो अवग्रह लिखते ही नहीं थे, ये बाद बाद में विधि आया अवग्रह लिखने का।
प्राचीन राइटिंग्स में अवग्रह नहीं है कुछ। तो इसको बोलते हुए वंदे हम बोलना है। वंदे अहम मत बोलिए। हम लोग रोज गाते हैं प्रार्थना में, वंदे हम श्री गुरो श्री युत प्रद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ये स्रग्धरा छंद है। सबसे बड़े छंदों में एक छंद है स्रग्धरा। ऐसे गाया जाता है ये श्लोक। अभी हम लोग ऐसे गाते हैं तो कभी कभी पीछे कोई बोल नहीं पाता है, तो इसलिए फिर हम लोग नॉर्मल गाते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम। लेकिन एक्चुअली में वो गाना चाहिए, वो श्लोक छंद में लिखा है वो वंदे हम श्री गुरु, जो हम नॉर्मली बोलते हैं दैट इज नॉट द मीटर। वैसे नहीं है वो मीटर। मीटर वो अलग है, जैसे मैंने अभी गा के दिखाया ना वैसे गाते हैं उसको। बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो भी है हमें मतलब है कि वो श्लोक बोल रहे हैं करके। जिसको पता है वो गाए भाई, जिसको नहीं पता है वो क्या करे, ठीक है, नो। तो वंदे प्लस अहम बोलते हुए वंदे हम ऐसे ही बोलना है। वंदे अहम कभी मत बोलिए, वंदे हम बस। वो अ बीच वाला बिल्कुल प्रोनाउंस मत कीजिए। आप बीच वाला अ प्रोनाउंस करते हो तो समझ जाएगा कि आपको पूर्व रूप संधि मालूम नहीं है, मतलब आप ज्यादा जानकार नहीं हो संस्कृत के, इसलिए वो बीच में अ बोल रहे हो। हाँ, जैसे वो दूसरा एक पद है ना, व्हाट इज दैट, देहिनोस्मिन, देहिनोस्मिन यथा देहे। तो इसमें भी देहिनो अस्मिन बोलते रहते हैं लोग। तो ये अस्मिन कभी मत बोलिए। श्लोक उच्चारण करते हुए देहिनोस्मिन ऐसे ही बोल दीजिए सीधा, देहिनोस्मिन। यहाँ पे भी पूर्व रूप हुई है, पूर्व रूप संधि। देहिनो प्लस अस्मिन बन गया देहिनोस्मिन, इस प्रकार से। या फिर कृष्णा और एक श्लोक में कहते हैं क्या, लोकेस्मिन विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। सांख्य योगेन सांख्यानाम व्हाटएवर, कर्म योगेन योगिनाम। तो लोकेस्मिन, लोकेस्मिन विविधा, लोकेस्मिन विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया। तो लोकेस्मिन ये क्या है अचिंत्य बलराम प्रभु, विच्छेद इसका, लोकेस्मिन का। यस अचिंत्य बलराम प्रभु, लोके प्लस अस्मिन। हाँ सही है। और उच्चारण कैसे करेंगे उसका, लोकेस्मिन। हाँ लोकेस्मिन, सही है। ओके गुड। तो देखिए ये उदाहरण है बेसिकली सारे ये जो पूर्व रूप संधि है उसके। तो देखिए हरे प्लस अव, हरे प्लस अव क्या बन गया, हरेव। पूर्व रूप संधि हरेव। अव मतलब आप जानते हो, अव मतलब रक्षा कीजिए। हे हरे मेरी रक्षा कीजिए। अवतुमाम अवतु वक्तारम, ये सब बोलते ना। अव मतलब रक्षण, रक्षण करना। हे हरे रक्षण कीजिए। हरेव ऐसे ही बोला जाएगा, हरे अव नहीं, हरेव। वैसे ही विष्णोव, ओकार है, ओकार के बाद अ आया, विष्णोव ऐसे। रमेत्र वनेत्र कोपी बालकोपी कोवादित बालो वदत। सारे के सारे ये अवग्रह वाले पूर्व रूप संधि के उदाहरण है सबके सब, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये एक मिनट, प्रथमोध्याय द्वितीयोध्याय सारे इसी के उदाहरण है ये पूर्व रूप में। पहले विसर्ग वैसा बन जाता है और फिर उसकी पूर्व रूप संधि हो जाती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखिए इसी में ही अगर काले प्लस अपी रहेगा, और काले प्लस आपह रहेगा,
तो इसमें काले प्लस अपि और काले प्लस आपह, सपोज ऐसे दो उदाहरण बता रहा हूं मैं। हाँ, तो इसमें किसमें पूर्व संधि होगी, किसमें नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, होगी तो क्यों होगी, हाँ ये बता सकते हैं? अनुराधा रसिका माता जी आप बताइए। काले प्लस अपि, काले प्लस आपह, इसमें पूर्व रूप संधि किसमें होगी? दोनों में होगी या पहले में होगी या दूसरे में होगी? क्या बात है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं माता जी? हाँ, हरे हाँ कृष्ण हरे कृष्ण। बोलिए। काले प्लस अपि, इसमें पूर्व रूप संधि होगी काले पी। अच्छा, आगे नीचे? काले पह का ए प्लस आ। नहीं प्रभु जी, ये नहीं समझ में आया मेरे, क्योंकि मैं काले प्लस, आप ओके ठीक है, काले प्लस अपि में होगी, ये तो आपने आधा तो सही बताया, नो प्रॉब्लम। शुभंगी राधा माता जी आप बता सकती है क्या, नीचे पूर्व रूप संधि होगी कि नहीं होगी? काले प्लस आपह में ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा वो? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं क्या फिर से? अच्छा ठीक है, बोलिए आप। हाँ, यहाँ पर ए प्लस आ आया है, तो इससे भी ये भी यही होगा। ये भी यही होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनाई दे रहा है? एक मिनट। हाँ अच्छा, कौन बात कर रहा है अभी? मैं अनुराधा रसिका माता जी, अनुराधा हाँ रसिका। आपने तो दे दिया उत्तर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी हाँ। मैं पूछ रहा हूँ, काले प्लस आपह में माता जी कह रही है कि पूर्व रूप संधि होगी, तो इससे कुछ भिन्न उत्तर है किसी का? बोलिए सत्यानंद प्रभु। इसमें पूर्व रूप संधि नहीं होगी, क्योंकि पूर्व रूप संधि में ए के आगे अगर अ आया तभी पूर्व रूप संधि होगी, केवल अ के साथ। ये दोनों स्वर होने के कारण अ, ए एंड आ, इसका पहला जो गुण संधि जो सॉरी आयादी संधि, हाँ, अब इसके पहले वाला जो संधि है अयादि, वो अयादि। आयादी। तो ये दूसरी केस जो है अयादि की केस है, आप बोल रहे हो, राइट? यस। क्यों वो आ को और अ को दोनों को वो नहीं लेता है नहीं। पूर्व रूप? हाँ तो ये बात है, ठीक है, सही समझे। तो देखिए पूर्व रूप संधि में मैं बता रहा था कि केवल अ होना चाहिए आगे, भाई आ भी नहीं चलेगा। हाँ, उस सूत्र में भी एंगह पदांतात अति है, वो अति, अति मतलब क्या है? अथ। संस्कृत में जब त किसी के सामने लगता है तो केवल उतना ही लिया जाता है, अथ। अथ मतलब केवल अ लिया जाएगा। अथ का ये अति हो रहा है सप्तमी विभक्ति में। हाँ, एंगह पदांतात अति, पदांत के अंत में एंग हो, मतलब ए या ओ, और आगे अथ हो, अथ मतलब केवल अ, दैट्स इट। एक सूत्र है कि त आगे जोड़ दिया ना तो वो किसी और को लेता ही नहीं, फिर आ को भी नहीं लेगा, वो आ भी कट गया। हाँ, त के कारण, वही त अगर नहीं होता था तो फिर वो ले लेता था, हाँ आ को भी ले लेता था, लेकिन ये त लगा दिया ना अति, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये केवल अ को लेगा, एंगह पदांतात अति। तो इसमें याद रखिए हमेशा ये अ ही होना चाहिए आगे, और उसके पहले ए या ओ ही होना चाहिए, दूसरा कुछ रहेगा तो नहीं चलेगा। ए ओ प्लस आगे अ, तब वो पूर्व रूप संधि बनेगा, नहीं तो पूर्व रूप संधि नहीं बनेगा। ये हरे उदाहरण। कृष्ण, हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी, बोलिए, मैं एक प्रश्न पूछूं? पूछिए, बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने जो वो पीडीएफ भेजा था ना संधि का, हाँ हाँ, तो उसमें जो नियम दिया हुआ है वो इस प्रकार है, ए ओ वर्ण के बाद यदि अकार या आकार हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। तो यहाँ पर आ भी दिया हुआ है प्रभु जी। कहाँ पे दिया है, कौन सा पीडीएफ? संधि का पीडीएफ भेजा था आपने इस पे, व्याकरण पे, अपने ग्रुप पे। केवल संधि दिखा रहा है वो? हाँ,
मतलब ये विजय भवन नोट्स नहीं है? नहीं नहीं, विजय भवन नोट्स नहीं है, आपने जो संधि का दूसरा। पीडीएफ भेजा था, एक विभक्ति ओके और ओके, विभक्ति ठीक है कारक और विभक्ति का भेजा हुआ है, एक संधि का ठीक है। है ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा तो एक मिनट मैं खोलता हूँ उसको, क्योंकि अगर वैसा है तो फिर वो गलती है वहां पर। अगर उस प्रकार का कुछ है तो वो गलत हुआ है फिर। तो आपने, अगर आप बता रही हो सही है, तो फिर वहां पे वो गलती को सुधारना पड़ेगा। वो नहीं होता, वैसा नहीं होता है। क्योंकि जस्ट अ मिनट। ठीक है, अच्छा है माता जी, आपने बराबर है। आपने जो बता, ये गलत है माता जी, यहाँ पे गलती हो गई है। तो यहाँ ये पे क्या ये चीज़ है? हाँ यस, आपने इसके आधार पे बोला तो फिर बराबर है आपने तो। हाँ तो ये गलत है एक्चुअली, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ आकार होना चाहिए। देखिए उदाहरण में भी इन्होंने आकार का उदाहरण नहीं दिया कहीं पे, बस बोलने के लिए बोल दिया। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि ये सूत्र जो है उसमें अत करके है, तो वो अ ही होना चाहिए, आ नहीं होता है वो। हाँ तो यहाँ पे उसको सुधारना पड़ेगा मेरे विचार से। तो मैं इसको फिर से ये डॉक्यूमेंट जो है एक बार देख के फिर इसको आपको बता दूं। नहीं तो यहाँ पे तो सीधा क्लियरली विजय भव में भी बड़े क्लियर शब्दों में लिखा है, जब पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व अ आए। देखिए ह्रस्व अ मतलब आ नहीं आ रहा है, आ तो दीर्घ होता है। तो ये एकदम डेफिनेशन लघु सिद्धांत में सीधी दी है क्लियरली, अति अति मतलब ह्रस्व अ ही होना चाहिए। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ी गलत ही कहूंगा मैं उसको, शायद वो गलती हटानी चाहिए उसकी, आकार नहीं होता है इसमें। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके या यस यस ठीक है। ओके पररूप संधि, आगे बढ़ते हैं। चलो पूर्व रूप हो गया, अभी पररूप। ये एक और एक कह सकते हो कि एक्सेप्शन है पररूप संधि। पूर्व रूप की जगह यहाँ पररूप हो रहा है। एक मिनट है, यहाँ पे थोड़ा पावर का प्रॉब्लम। ओके तो देखिए पररूप संधि, इसको देखते हैं। एंगी पररूपम, हाँ सूत्र है एंगी पररूपम। सॉरी, तो एंग जब रहता है, एंग, हाँ वही माहेश्वर सूत्र के आधार पर एंग, ए ओंग ऐ औच, तो एंग मतलब फिर से ये आया ए और ओ, ऐसे। तो ए और ओ है, पररूप ले लेता है। कब पररूप ले लेता है? जब भाई अकारांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातुओं पर पररूप हो जाता है। तो ये जो पररूप संधि वाला है, ये खास करके उपसर्ग में लागू होता है। हाँ? अगर अ से अंत होने वाला उपसर्ग है, अ से अंत होता है, अकार से अंत होने वाला उपसर्ग, प्लस ए ओ, तो पररूप हो जाता है। क्या अर्थ है? देखिए सिंपल है, उदाहरण से समझेंगे आराम से। प्र प्लस ए जते, हाँ प्र प्लस ए जते। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, ये उपसर्ग आगे हम इसकी पढ़ाई करेंगे, लेकिन उपसर्ग
और प्रत्यय, दो चीजें हैं। हाँ, तो प्रत्यय जो है प्रातिपदिक को बाद में लगता है, सफिक्स होता है, प्रत्यय अंत में लगता है, और उपसर्ग पहले लगता है, प्रीफिक्स होता है। हाँ? प्रीफिक्स होता है उपसर्ग। मतलब जैसे अगर कोई कहता है क्या, बहुत 22 प्रकार के उपसर्ग है, तो 22 उपसर्ग लग के प्रारंभ में लगते हैं शब्दों के, अलग अलग प्रकार से लगते हैं। देखिए जैसे राजते, राजते मतलब अच्छा दिखता है। विराजते, विराजते मतलब बहुत ही अच्छा दिखता है। विशेषेण राजते, विशेष रूपेण राजते, विराजते। तो ये एक उपसर्ग हो गया, ये होता है प्रीफिक्स। सफिक्स जो होता है प्रत्यय वो अंत में लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है। तो ऐसे 22 उपसर्ग है, प्र से शुरू होते हैं, इसलिए इनको प्रादि बोलते हैं। प्रादि, प्र से शुरू होते हैं और 22 होते हैं ऐसे, इसलिए उनको प्रादि कहा जाता है। जैसे प्र, अव, अप, ऐसे करके अलग अलग, निस, निर, ऐसे करके उपसर्ग है। तो क्या बोल रहा है ये रूल? ये रूल बोल रहा है अगर उपसर्ग अ से अंत हो रहा है, जैसे प्र, या अप, या अव, ऐसे उपसर्ग हो, प्लस ए और ओ आता है, तो पर रूप लिया जाएगा। मतलब जैसे प्र प्लस ए वाला कुछ लीजिए, एजते, एजते। आप जानते हो एज, एज धातु, एजते, एजते मतलब क्या? चमकता है, या एजते मतलब कंपित होता है, या एजते मतलब चलता है। तद एजति, तन्ने जति, तद दूरे तद्वंतिके, तद एजति ब्रह्म चलता है, तद ने जति, तन्ने जति ब्रह्म नहीं चलता है। ऐसे ईशावास्यम उपनिषद आप जानते हो। प्र प्लस एजते, तो अभी प्र प्लस एजते अगर ये देखा जाए तो इसमें आप बताइए सनातन गोविंद प्रभु, क्या संधि होनी चाहिए थी प्र प्लस एजते में? ये सनातन गोविंद प्रभु। हाँ प्रभु, उसमें वृद्धि संधि होनी चाहिए नेचुरली स्पीकिंग, और के बाद में ए आया है, वृद्धि संधि। तो क्या बनना चाहिए था? प्र प्लस एजते, प्रो प्लस एजते, वृद्धि संधि, अ प्लस ए, प्रैजते, 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 ऐसे होना चाहिए था, प्रैजते, बराबर है। लेकिन रूल क्या बोलता है कि अ से अंत होने वाला उपसर्ग है और एकार या ओकार है तो पर रूप ले लेना चाहिए। मतलब प्र जो है ए का रूप ले लेगा, तो प्रैजते की जगह बनेगा प्रेजते। प्रय नहीं बना, एकार ले लिया उसने, तो प्र प्लस एकार, प्रेजते। एक्सेप्शन है ये, ऐसे एक्सेप्शन। भाई क्यों है ऐसे एक्सेप्शन, क्या कारण है? इसके लिए आपको फिर लघु सिद्धांत पढ़ना चाहिए। वो यहाँ पे वो कारण वारण बताने लगेंगे तो फिर वो कठिन हो जाएगा यहाँ पे काफी। तो जरूरत नहीं है, आप रूल जानते हो संस्कृत में कि भाई पररूप संधि होती है अगर उपसर्ग लगा है पहले और आगे ए या ओ वाला कुछ पद आता है तो प्रेजते। तो प्रैजते नहीं होता ये, बल्कि प्रेजते हो जाता है। तो ये एक विशेष एक्सेप्शन करके है। देखिए परवर्ण ए में अ मिल गया है तो उसकी वजह से ये बन गया प्र प्लस एजते, प्रेजते। मतलब क्या? प्रकृष्ट रूपे न एजते, भाई बहुत प्रकृष्टता से चमकता है, बढ़िया से चमकता है। दैट इज, प्र जब उपसर्ग आता है ना तो प्रकृष्ट रूपे न होता है, वि उपसर्ग आता है तो विशेष रूपे न होता है। तो ऐसे हर एक उपसर्ग का एक कुछ धातु में अर्थ वो एडिशनल दे देता है। कभी कभी धातु के अर्थ को वो उल्टा भी कर देता है। धात्वर्थ, धात्वर्थम बाधते क्वचित की परिभाषा है, वो उपसर्ग की आएगी, आगे देखेंगे कि कभी धातु के पीछे उपसर्ग लग गया
तो वो कभी उसको मीनिंग को और भी एम्फसाइज कर देता है, कभी उसको और सुंदर बना देता है, कभी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है, कभी उसकी अपोजिट मीनिंग भी कर देता है। हाँ, ऐसे इस प्रकार से। तो वो उपसर्ग के सेक्शन में देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको इतना ही जानना है कि जैसे ये 22 उपसर्ग जो है प्र आदि, इसमें अ से अंत होने वाला कोई भी उपसर्ग आगे से जुड़ गया तो फिर वो पररूप संधि ले लेता है, आगे वाले स्वर को स्वीकार करता है। मतलब ये अ प्लस ए ऐ नहीं हुआ, बल्कि ये प्र ने ए ही स्वीकार कर लिया, पररूप। हाँ, पर मतलब दूसरा, पूर्व मतलब पहला, आप जानते हो। तो प्रेजते बन गया। उप प्लस ओषति, हाँ, उप प्लस ओषति, ओषति मतलब जलाता है। हाँ, तो भाई उप ओषति, तो इसमें भी वैसे ही है, ये उपसर्ग है, अ से अंत हो रहा है, ये औषधि आगे है, तो होना चाहिए था उपौषधि, उपौषधि, बट वो हो जाता है उपोषधि। देखिए उपोषधि बन गया, उपौषधि नहीं बना, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं हुआ। उसी प्रकार से प्रोषति, प्र प्लस औषधि, ये भी वृद्धि नहीं हुई, प्रोषति हो गई। ठीक है, इस भक्ति तो ये वृद्धि संधि कभी होगा नहीं क्या फिर, अगर और ये आया अकारांत के बाद ऐ और ओ आए तो हमेशा यही रहेगा ना फिर? हाँ, बट वो अ किसके अंत में होना चाहिए? उपसर्ग, हाँ, उपसर्ग, एग्जैक्टली। आप वो उसकी कॉलेज कंडीशन पढ़ेगी ना ठीक से, उपसर्ग होना चाहिए। हाँ, देखिए उपसर्ग, उपसर्ग होना चाहिए वो, जैसे ये प्र प्लस एज, ये प्र उपसर्ग है इधर। यहाँ पे अगर कोई दूसरा शब्द डाल देते थे आप, ये प्र प्लस एजते की जगह आप ऐसे कुछ डाल देते थे, मानिए कि मानव एजते, मानव एजते नहीं, कुछ और डाल दीजिए, जैसे अत्र, अत्र एजते, ठीक है, अत्र प्लस एजते, इधर क्या हो जाता था, अत्र कोई उपसर्ग नहीं है, तो भक्ति वैभव प्रभु इधर क्या होगा, हाँ, ये हो गई आपकी वृद्धि संधि, बराबर। हाँ, लेकिन भाई ये तो प्र अप अव, इसलिए मैंने लिख दिया, ये अकारांत उपसर्ग 3 है, ये प्र अप अव। ओके, तो हाँ, तो ये जब होंगे और उसको ये लगेगा, तब ये फिर ऐसी पररूप संधि होगी, नहीं तो फिर वो नॉर्मल रूल लगेगा उसका। ठीक है, ओके, ठीक है। प्रकृति भाव और एक एक्सेप्शन। हाँ, देखिए ये थोड़े बहुत एक्सेप्शन वगैरह है। हाँ, ये अभी आप सीख रहे तो लग सकता है बहुत ज्यादा है वगैरह, कुछ नहीं, आप रिवाइज करिए 1-2 बार, आपको लगेगा कि अरे सिंपल है, बहुत कुछ कठिन नहीं। हाँ, और फिर जितना संस्कृत पढ़ने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, फिर तो वो एकदम सिंपल लगेगा। हाँ, ये रेयरली आते हैं एक्सेप्शन, ऐसे नहीं कि सर्वत्र दिखते हैं। एंगी पर रूपम, या फिर ये वाला ये जो है एंग पदांता थी, या फिर आगे आ रहा है प्रकृति भाव, ये रेयर एक्सेप्शन है, कहीं कहीं दिखेंगे। मेन तो आपके वो पहले 5 उप प्रकार है, वो आपके पक्के होने चाहिए, फिर आप पकड़ लोगे सारी स्वर संधि, कहीं पे भी आने दीजिए, आपको समझेगा कि ये क्या होना चाहिए, ये कैसे इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम प्रकृति भाव। हाँ प्रभु, हाँ, वो वहां पर आपने प्र अप और अव बताया ना, लेकिन वहां पर उप भी आया है, उप भी आया है क्या? यस यस, ओके, सॉरी, 3 नहीं है, उप भी है। आपको 1 मिनट, मैं आपको पूरी प्रादि की लिस्ट ही दिखा देता हूँ, फिर उसमें और कुछ बच गया तो देखते हैं हम। 1 मिनट, प्रादि उपसर्ग की लिस्ट ही दिखा देता हूँ पूरी, फिर आप ही बता देना कौन कौन से है उसमें। देखिए ये उपसर्ग है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी दिखा रहा हूं मैं आपको। उपसर्गा क्रिया योग्य, प्रादय, प्रादि, इनको प्रादि बोलते हैं। तो देखिए प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आड नि अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप। ठीक है, तो यस, अभी आप बोलिए सनातन गोविंद प्रभु, प्र है क्या इस कंडीशन में? यस प्रभु,
यस, परा, परा नहीं, अप, सॉरी, अप, अप है, ठीक है। सम नहीं है, अनु नहीं है, अब है, यस। ठीक है। निस, निर, दुस, दुर, वी, आड, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, फिनिश, परि, कुछ नहीं, उप, आ गया बस। यस। तो प्र, अप, अव, उप, ठीक है, 4, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छी चीज नोट किया आपने। यस, इसमें ऐड कर दीजिए उप। यस, मैं ऐसे सोचा जैसे 3 ही है, 4 है लेकिन। उप, प्र, अप, अव, ठीक। तो उसके बाद में अगर ए या ओ लगता है पर रूप संधि होती है, फिनिश्ड, बाकी कभी नहीं होगी, बाकी आपके नॉर्मल रूल्स चलेंगे। अंत में प्रकृति भाव संधि। देखिए, प्रकृति भाव संधि मतलब क्या होता है? नो चेंज, संधि होती ही नहीं है एक्चुअली, कुछ वहां पर एज इट इज रह जाता है। प्रकृति भाव मतलब वो नेचुरल जैसे प्रकृति है उसके वैसे ही रह जाता है ऐसे। तो उसको कभी कभी कुछ लोग संधि मानते हैं, कभी लोग, कुछ लोग बोलते कि नहीं संधि है भी नहीं, संधि हुई ही नहीं, तो फिर उसको क्या संधि बोलनी है। तो जो भी है, प्रकृति भाव कह सकते हैं आप वहां पर। ये जो है तो क्या नियम है? ये नियम है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। अगर प्लुत है और प्रगृह्य वर्ण है और उसके बाद अच आता है तो फिर वो प्रकृति भाव रहता है। प्लुत या प्रगृह्य प्लस अच रिमेन्स प्रकृति भाव। क्या अर्थ है उसका? कोई प्लुत प्लस प्लुत या प्रगृह्य प्लस अच, तो ये होता है प्रकृति भाव। तो भाई इसमें आप बोलोगे प्लुत क्या है और प्रगृह्य क्या है? तो कोई पद जो प्लुत में बोला गया हो, जैसे पुत्र, ये प्लुत में है। 3, आपको मालूम है 3 मतलब वो मात्रा दर्शाता है, राइट? तो ऐसा कोई पद है और उसके बाद अच आता है, कुछ अच, कुछ भी अच, अ, आ, ई, उ, उर, व्हाटएवर, तो वो प्रकृति भाव में चला जाए, ठीक है? वहां पे संधि नहीं होनी चाहिए। या प्रगृह्य है कुछ चीज, प्रगृह्य किसको कहते हैं? देखिए, प्रगृह्य उसको कहते हैं जो कि द्विवचन में है, पद द्विवचन में है और अंत होता है ई, उ या फिर ए से। द्विवचन लेकिन जो अंत होता है ई, उ या ए प्लस अच रहेगा, तब भी प्रकृति भाव होता है, मतलब कुछ चेंज नहीं होता है। तो उदाहरण देता हूं आपको। जैसे अगर आप कहते हो देव आगच्छ गृहम, देव आगच्छ गृहम। तो अभी देखिए क्या हो रहा है यहां पर। ओके, सुकुमारी ललिता माता जी, देव आगच्छ गृहम। देव इस शब्द के अंत में क्या है आप बताएंगे मुझे? कौन सा वर्ण आ रहा है? देव हाँ, क्या है और यहाँ पे प्लुत है। देव, हाँ, क्या आ रहा है? अकार आ रहा है, प्लुत है। हाँ ठीक है, प्लुत है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वर्ण कौन सा है? अकार है। आगे क्या है? आगच्छ। तो अ आगच्छ गृहम है, ठीक है। अ प्लस आ क्या हो जाता है? आ हो जाता है, बड़ा आ जाता। तो देवागच्छ हो जाना चाहिए था। देवागच्छ गृहम ऐसा होना चाहिए माता जी। तो ये क्यों नहीं हुआ देवागच्छ, बताइए मुझे। प्लुत के बाद जो है प्लस अच, प्लुत के बाद जो है अच आ रहा है, इसलिए। हाँ, समझ गए आप। ये प्लुत है ना, तो प्लुत के बाद जो अच आएगा उस अच में प्रकृति भाव मतलब नो संधि, संधि नहीं हो सकती, भले ही वो
यहाँ पे दिख रहा है अ प्लस अ, मतलब ये होना चाहिए था देवा गच्छ, नहीं होगा भाई ऐसे, क्योंकि ये प्लुत है ना, तो प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, हाँ, वो नित्य रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ? तो इंटरेस्टिंगली हम जब श्लोक देखते हैं पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतु, हाँ, अभी थोड़ा आपको भागवत से बढ़िया उदाहरण दिखाता हूँ। पुत्रेति तन्मयतया, ये आप जानते हो श्लोक कहाँ से आता है, भागवत प्रथम स्कंद का दूसरे अध्याय का श्लोक। हाँ, पुत्रेति तन्मयतया, आपको टीका में लेके जाता हूँ, देखिए क्या हुआ है वहां पर इंटरेस्टिंगली। टीका यस, देखिए ये प्रसिद्ध श्लोक, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्रेति, सत्यानंद प्रभु कौन सी संधि हुई है पुत्रेति? यहाँ पर क्या इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा? पुत्रेति को स्प्लिट करेंगे, पकार उकार, नहीं नहीं, वर्ण विन्यास नहीं, संधि संधि। पुत्र पुत्र हाँ, प्लस इति, पुत्र प्लस इति, बहुत अच्छे। तो पुत्र प्लस इति कौन सी संधि है हमारे उपप्रकार? अ प्लस ई, हाँ, कौन सी संधि होती है? अ प्लस ई इज प्लस सुवर्ण दीर्घ संधि, नहीं नहीं, गुण संधि है, गुण संधि, गुण, ठीक है, पुत्रेति गुण संधि है, ठीक है, पुत्रेति। लेकिन श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं, देखिए, व्यासः विरहात् कातर भीतः, व्यासदेव विरह से कातर होके, मतलब भयभीत होके, सन वैसे होके उन्होंने पुत्र इति प्लुतेन आजुहाव। सनातन गोविंद प्रभु क्या बोल रहे? पुत्र इति प्लुतेन आजुहाव। उन्होंने जो पुत्र बोला वो ह्रस्व दीर्घ है कि प्लुत है, बताइए श्रीधर स्वामी क्या बोल रहे? हाँ हाँ, वो प्लुत है, वो प्लुत है, प्लुत स्वर से उसने बुलाया, करेक्ट। पुत्र ये जो है प्लुत स्वर से बुलाया, क्योंकि आप किसी को बुलाते हो तो प्लुत, वो स्वर जो होता है प्लुत होता है, वो आप जानते हो, दूर से बुला रहे हो पुत्र, तो हो गया वो प्लुत। तो फिर अगर सनातन गोविंद प्रभु पुत्र यहाँ पे प्लुत था, तो पुत्र प्लस इति की संधि होनी चाहिए थी क्या? पुत्र प्लस इति की प्रकृति नहीं भाव, होनी, प्रकृति भाव की वजह से नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन यहाँ पे संधि हो गई पुत्रेति। देखिए तुरंत श्रीधर स्वामी एक्सप्लेन करते हैं, दूराद आह्वाने प्लुते, भाई दूर से बुलाया गया था उनके पुत्र को, इसलिए ये प्लुत था। सती अपि, तो ये प्लुत होते हुए भी संधि की गई है, क्यों? आर्षः, दिस इज आर्ष। पाणिनि के नियमों से संधि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन भाई इसकी वजह से मत बोलिए कि ये गलती है, ये आर्ष वाक्य है, ये ऋषि ने बोला है, सूत गोस्वामी ने बोला है, इसलिए इसमें कोई संधि का नियम भंग नहीं हुआ है। सी दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आर्ष। आर्ष मतलब वो पाणिनि के नियम है, उससे भिन्न भी कुछ बोले ना, वो कभी गलत नहीं होता है।
वो सही ही माना जाता है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ठीक है, हम सब ने पाणिनि ग्रामर पढ़ा, पाणिनि ग्रामर में बोला कि प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, कि प्लुत के बाद में अगर अच आता है तो संधि नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ संधि दिख रही है, तो क्या ये गलत है? सूत गोस्वामी ग्रामर नहीं जानते? नो, बोलते आर्ष, ऋषि वचन है, ऋषि वचन है, इसलिए ये सत्य है। हाँ, इसमें आप पाणिनि के नियम को भूल जाइए। तो ऐसी बात होती है। देखिए, ये हमारे आचार्य और जो टीकाकारों की विशेषता होती है। हाँ, ये जब भागवत में कहीं पे कुछ यूसेज दिखता है जो पाणिनि के नियमों से कवर नहीं हुआ है ना, तो उसको वो बताते हैं कि भाई ये पाणिनि के नियमों में कवर नहीं हुआ है, ये आर्ष प्रमाण है, ये आर्ष है, मतलब वेद में कोई गलती है ऐसे वो कभी नहीं बोलेंगे। वेद में, पुराण में वगैरह, उसमें वो 100% फेथ है। हाँ ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में पाणिनि के रूल से ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट इज पाणिनि's प्रॉब्लम, दैट इज नॉट वेदास प्रॉब्लम, ये बात है। तो ऐसे कई उदाहरण होते हैं जिसमें पाणिनि के 4000 सूत्रों में उसको कवर नहीं कर पाए हैं वो, और दे विल बी कॉल्ड एज आर्ष प्रमाण। वो ऋषि ने बोला है, सूत गोस्वामी ने बोला है, या व्यास ने बोला है, सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, सो इट इज नोन एज आर्ष प्रमाण, और उसको स्वीकारा जाता है। जैसे ये बोल रहे, दूराद आह्वाने प्लुते सत्यपि, भाई दूर से आह्वान किया था इसलिए ये पुत्र जो है प्लुत ही है, ऐसे होते हुए भी संधि की गई है, तो क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? आर्ष बोलते, ये आर्ष है, ये ऋषि ने बोला है, इसलिए इसको गलत नहीं समझना चाहिए। जस्ट अ मिनट। तो देखिए आप कैसे, देखिए इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि ये बात है। टीका विका में आप जब पढ़ते हो ना, तो आपको दिखने लगेगा कि कैसे कभी कभी ग्रामेटिकल एनालिसिस होता है बढ़िया से, क्योंकि आचार्य सब, वो तो सब महापंडित है संस्कृत के। वो थोड़ी ना अपनी तरह लेवल 1 लेवल 2 कर रहे हैं, वो तो सब अष्टाध्यायी पढ़ के बैठे हैं सब। तो उसके बाद उनको कुछ अगर वेद में, श्लोक में, पुराण में कुछ दिखता है, तो वो ऐसे नहीं बोलते अरे ये ऐसे कैसे बोल दिया व्यासदेव जी ने। नहीं, व्यास ने बोला है मतलब फिनिश्ड, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ, आपके पाणिनि के नियमों में कवर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, आर्ष प्रमाण, दैट्स इट। तो इससे ये भी बात समझिए कि ग्रामर पहले नहीं आता है, हाँ, भाषा पहले है, और उस भाषा को देख के पाणिनि ने ग्रामर बनाया है। भागवत के, वेद के सारे शब्दों को एक्सप्लेन करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग में ग्रामर बना है। ऐसे नहीं कि पहले ग्रामर बना है और फिर उसके बाद ये शब्द लिखे गए, नहीं, ये शब्द ब्रह्म माना गया है। हाँ, उसमें अपने में ग्रामर है इनसाइड, लेकिन जो पाणिनि के नियम है ये तो बाद में बने ना, ये शब्द ब्रह्म तो पहले बना हुआ है। हाँ, तो ये बात है, तो इसलिए इसको आर्ष प्रमाण कहा जाता है। कभी कभार ऐसे नियम आप पढ़ के भी, एक आध ऐसे रेयर एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन तो भी ऐसा कुछ आता है तो आचार्य समझा देते कि देखो ये आर्ष है करके। तुमने अष्टाध्यायी भी पढ़ी होगी तो तुमको ये रूल कहीं पे दिखेगा नहीं, तो इसलिए जान लो कि ये आर्ष प्रमाण है करके। इस प्रकार से तो देखिए, ये प्रकृति भाव के उदाहरण है, हरि प्लस एतौ, तो ये प्लुत का उदाहरण हो गया। और उसी प्रकार से प्रगृह्य भी होता है। तो प्रगृह्य क्या है इसको बताता हूं, बस ये विषय खत्म ही हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए, ये प्लुत था इसलिए यहाँ पे संधि हुई नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, ये प्लुत है देव, इसलिए आगच्छ के साथ संधि नहीं हुई। वही मैं केवल इसको निकाल देता था और सिर्फ देव रखता था तो हो जाता था, देव प्लस आगच्छ, ऐसा हो जाता था संधि, या कोई और अन्य वर्ड, अत्र प्लस आगच्छ, अत्रागच्छ हो जाता था। लेकिन ये जो है प्लुत है ना, तो इसलिए ये वैसे हुआ नहीं, ये बात है। तो ये इस प्रकार से। और फिर प्रगृह्य क्या होता है, कोई शब्द जो द्विवचन में है और उसके बाद अच आता है तो फिर प्रकृति भाव रहता है। तो द्विवचन है और ई से अंत होते हैं, जैसे हरि,
हाँ, हरि मतलब दो हरि, हाँ, दो मतलब टू हरि। देखिए जो एक वचन वाला हरि है वो तो ये है ना, ह्रस्व वाला हरि। ये द्विवचन में देखिए दीर्घ है ना, ये दो हरि बात हो गई, दो हरि। जब वैसे ही जब आप ये दीर्घ ऊ लगाते हैं, हाँ, तो क्या, जैसे कि विष्णु, अगर आप विष्णु ऐसा दीर्घ कर देते हो तो वो टू विष्णुज ऐसा हो जाता है, हाँ, समझ रहे? या फिर द्विवचन में एकार, जैसे रमा रमे रमा, हाँ, रमे। अब देखिए रमे क्या है द्विवचन में, रमे द्विवचन हो जाता है। तो इन सारे शब्दों के साथ अगर आप कोई भी अच डालोगे ना तो ये प्रकृति भाव का उदाहरण हो जाता है, समझ रहे? हाँ, तो हरि, विष्णु, रमे, हाँ, गंगे, माले, राधे, ये सब, हाँ, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ रूपचंद्रिका, आपने देखी है रूपचंद्रिका, तो उसमें ये सब उदाहरण जो है ये द्विवचन के उदाहरण है जो मैंने दिए यहाँ पर। जैसे देखिए हरि, हाँ, हरि ह्रस्व होता है हरि में, हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन, हाँ, देखिए हरि हरि ये द्विवचन है। तो ऐसे द्विवचन के सामने अगर कुछ भी अच आता है ना तो वो प्रकृति भाव ही रह जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया है हरि प्लस एताऊ, हाँ, एताऊ मतलब ये दो हरि, तो ये कुछ नहीं हुआ, देखिए हरि एताऊ ही रह गया। वैसे विष्णु प्लस इमौ, विष्णु, हाँ, दीर्घ उकार है मतलब दो विष्णु, हाँ, ये दो विष्णु, विष्णु इमौ, कुछ चेंज नहीं हुआ। गंगे प्लस अमु, ये दो गंगाएं, हाँ, गंगे, दो गंगा ऐसे बोला जा रहा है। तो गंगा नाम की कोई स्त्री भी हो सकती है, इट कैन मीन, वो तो विवक्षा पर है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि भाई दो गंगा मतलब दो गंगा नाम की स्त्रियां हैं, तो आप कहोगे अमु गंगे, हाँ, या गंगे अमु, तो उसमें कोई संधि नहीं होगी, वैसे ही रहेगा, हाँ, इस प्रकार से। तो केवल यही नहीं, अगर वो धातु मतलब क्रियापद भी रहता है तो भी, हाँ, जैसे ये पचेते जो है ये क्रियापद है, पचते, पचेते, पचनते, हाँ, तो ऐसा द्विवचन वाला क्रियापद भी रहता है तब भी ये संधि होती नहीं, ये बात है। प्रगृह्य मतलब द्विवचन में जो है वो, हाँ, और जो अंत हो रहा है आइदर ई कार से या ऊ कार से या ए कार से, तो ये प्रगृह्य माने जाते हैं। देखिए दीर्घ ई कारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अतः हरि, विष्णु, गंगे की प्रगृह्य संज्ञा है, प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण यहाँ प्रकृति भाव हुआ। वही हरि प्लस एतौ, ये जो है अगर वैसा नहीं होता था, ये द्विवचन में नहीं होता था तो ये हर ये तौ बन जाता था यन संधि से, बराबर है। हाँ, क्या बोला जा रहा है अंत में, अगर ये हरि प्लस एतौ, इसकी जगह अगर ये ऐसा रहता था हरि प्लस एतौ, तो ये तो प्रकृति भाव हो गया, बराबर। लेकिन ये जो है दूसरा हरि प्लस एतौ, ये दीर्घ की जगह अगर ह्रस्व रहता था तो फिर इधर क्या हो जाता था, मथुरा चंद्र प्रभु, ये कौन से संधि की केस हो जाती थी, हरि प्लस एतौ, बोलिए। थोड़ा रिवाइज करना है, आप लोगों को समझ रहा है बट थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए। हाँ, आप देख के आओगे पहले से तो समझने लगेगा कि अरे भाई ये ई है, ई प्लस ए, यस, ई प्लस ए कौन सी संधि होती है, यण संधि, हरिये तौ, हाँ, यण संधि होगी, ठीक है। तो ये यण नहीं हुई, तो इसमें यण क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये प्रकृति भाव है और ये नीचे वाला यण है, ऐसे लगता है। तो देखिए ह्रस्व दीर्घ से भी कितना फर्क पड़ता है,
हाँ, ये बात है। तो इस प्रकार से ये संधि जो है यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो देखिए इसको पूरे को ही तालिका के रूप में इन्होंने दिया है। हाँ देखिए अभी ये आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि तालिका में आपको फटाफट समझ जाएगा। यंट संधि, अयादि संधि सारे उदाहरण के साथ दिया है। तो बस इस तालिका को एक दो बार देखिए, आपको याद रह जाएगा कि कौन सी क्या संधि है। हाँ, यंट संधि, अयादि संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, इस प्रकार। ठीक है, तो ये बात है। तो इसमें थोड़ा सा आप आज मैं इसका ये भी भेजूंगा आपको होमवर्क, क्योंकि इसका होमवर्क रेडी है मेरे पास, तो इसको मैं भेज सकता हूँ। आज विषय भी पूरा हो गया है ये, तो इसलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली इस तालिका को देखिए अच्छे से, तो इससे काफी सेंस आ जाएगा पूरा कि कौन सी संधि किसको लगती है, किसके बाद में। और फिर धीरे धीरे जब उदाहरण देखने लगेंगे तो फिर इसको अप्लाई करते चलिए, ये कौन सी संधि है, उसको विच्छेद करने का प्रयास कीजिए, फिर उससे बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप, चीजें फटाफट सीख जाएंगे ऐसे। इसके बाद में कुछ स्वर संधि के और कुछ अपवाद सूत्र दिए हैं, बट ठीक है, वो मैं किसी का इंटरेस्ट है तो पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। हमें ये कभी रेयर, बहुत दुर्लभता से कोई सिनारियो में ऐसे आते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम, इतना कुछ उसमें टेंशन नहीं। मेन चीज आपने 95% वाली चीज तो सीख लिया आपने, ये 5% यहाँ वहाँ कुछ कुछ और भी एक्सेप्शंस बताए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक विसर्ग संधि जो है वो अगले सत्र में शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर रुकना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये विषय पूरा हुआ है। इस कुछ पूछना है किसी को? चिंता बलराम प्रभु। तो जी ये कल हम जो यण संधि पढ़ रहे थे, तो उसमें ई उ री री के आगे कोई भी स्वर आएगा तो चलेगा कि ए आएगा तभी होएगा वो? कोई भी स्वर ना प्रभु जी, केवल उनका सवर्ण छोड़ के, ई प्लस ई छोड़ के बाकी कोई भी आने दीजिए, वो चलेगा। अच्छा, तो हाँ, जैसे एक एग्जांपल था गुरु उपदेश, तो इसका क्या बन जाएगा? गुरु उपदेश बनेगा कि गुरु उपदेश बनेगा? क्यों, आप बताइए ना, गुरु में अंत में क्या आ रहा है? गुरु में उ प्लस उ हो रहा है, ऐसा हो गया। हाँ, तो क्या हो गया? वो कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा ना फिर, गुरु उपदेश। तो इसलिए गुरु उपदेश हुआ है ना। तो कोई भी स्वर, मतलब मैंने बताया ना कि पहले तो उसका सवर्ण छोड़ के कोई भी, सवर्ण छोड़ के। ओके, ये था ना, थैंक यू। यस, ठीक है। और कोई? सनातन गोविंद प्रभु कुछ पूछ रहा है? Same rule applies for ayadi sandhi also. Now a, o, I, au के बाद में स्वर means it should not be of the same type. Is that कौन सा? अभी ए की कौन सी टाइप है आप बताइए? ए का कौन सा सवर्ण है? A is a दीर्घ only. A का कोई रस्व दीर्घ नहीं है। O A is a दीर्घ itself. यस, तो इसलिए कोई भी स्वर, मतलब ए प्लस ए भी रहेगा तो भी आयादी होगा। Okay, A plus A. ए प्लस ए भी रहेगा तो आयादी, क्योंकि ए आई के कोई सवर्ण नहीं है ना उनके अपने। करेक्ट, समझ गया। ठीक है, यस प्रतीक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को पूछना था, नाउ वी आर नाउ सीइंग मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मतलब अलग अलग टाइप के हम धातु देखते हैं, तो धातु कोश हम कभी कभी रेफर करते हैं, तो उसमें जैसे अगर ओषधि उपोषधि आज हमने वर्ड देखा, तो मैं देखता हूँ कि धातुओं में वहाँ पे कुछ ये लिखे रहते हैं, इट इज रिटन एज एस ए वी, ऐसे अलग लिखा रहता है एस, तो धातु विच टेक्स इट, धातु विच डू नॉट टेक इट, ये चीजें हम मतलब बाद में हमारे इसमें पाठ्यक्रम में आएगी या हम लकार में आएंगे ना प्रभु? ये लकार में, ये दिस इज द टॉपिक ऑफ लकार, ये आप लकार में सीखोगे धातु पाठ कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक है। निताय प्रिय प्रभु।
प्रभु जी ये जो पूर्व संधि, पूर्व रूप संधि जो है, ये मतलब ये एक्सेप्शन कैसे है? ये थोड़ा अयाधि संधि में जो केस है, ये प्लस अच्छा और ओ प्लस अच्छा, तो ये थोड़ा आप बता सकते हैं क्या प्रभु जी फिर से, क्योंकि ये सेम ही लग रहा है ना, उसी का अयाधि संधि जैसा है वैसा ही लग रहा है। हाँ तो वही प्रभु, अयादि अयादि का ये ओवरराइड कर देता है, अयादि पर एक्सेप्शन है। मतलब ए प्लस अ जो है वो होना चाहिए था अयादि, लेकिन हाँ। ये उत्सर्ग अयादि है, अपवाद पूर्व रूप है। तो मतलब क्या, ये अयादि के ऊपर हावी हो जाता है। तो अयादि के हिसाब से ए प्लस अ काले प्लस अस्मिन हो जाना चाहिए था अयादि, बट वो नहीं होगा। वो क्या होगा, वो पूर्व रूप होगा। तो पूर्व रूप जो है वो ओवरराइड कर देता है अयादि पर। ठीक है, तो वैसा है। ओके। हाँ, पूर्व रूप अयादि पर ओवरराइड कर देता है। मतलब अयादि नहीं होगी, काले प्लस अयादि होनी चाहिए थी, वो नहीं होने देगा, वो कहेगा कि ये होना चाहिए ऐसा। और प्रभु जी आप वो जो बोल रहे थे ये पुत्रेति, वो बहुत बार इंग्लिश कमेंट्री जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है, उसमें वो ऐसा लिखते हैं कि इट शुड बी तस्मिन इंस्टेड ऑफ तस्मय। ऐसा बहुत जगह पे इंग्लिश कमेंट्री में होता है वर्ड, ये वर्ड तस्मय की जगह तस्मीन होना चाहिए, ऐसा कमेंट्री में। इंग्लिश जो कमेंट्री है ना भानु महाराज की, उसमें ये वर्ड, ये संस्कृत में वर्ड तस्मय की जगह तस्मीन होना चाहिए, इट शुड बी तस्मीन इंस्टेड ऑफ तस्मय। ऐसा बहुत सारा कमेंट्री में ऐसा आता है ना, फिर वो कैसे समझे हम उसको? आप मुझे उदाहरण दिखाइए मेरे को एग्जैक्टली। ठीक है, मैं आपको हाँ, बाद अब में दिखाता हूँ। हाँ, कुछ उदाहरण दिखाइए, फिर मैं बताता हूँ क्या है वो। हाँ, ठीक है, चलेगा, ओके, चलेगा। तो फिर मैं इसके पश्चात आप लोगों को आज संधि का होमवर्क भेजता हूँ, तो प्लीज कृपया इसको रिवाइज कीजिए। आपके पास अभी एक पूरा हफ्ता है, विसर्ग संधि का टॉपिक आज हम शुरू नहीं कर पाए, तो इस पूरे हफ्ते में आप रिवाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए, एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर के सारे उदाहरण सॉल्व कीजिए। हाँ, उसमें आप देखिए बहुत उदाहरण दिए हैं सारी की सारी संधि के। हाँ, फिर अगले सत्र में फिर विसर्ग संधि में आने के पहले ये पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा आपके। मैं अगले सत्र में क्या करूंगा, पहले 20 मिनट गीता के कुछ उदाहरण दिखाऊंगा आपको और पूछूंगा आप में से हर एक को कि ये मुझे बताओ ये कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि है। तो अच्छे से रिवाइज करके आओगे तो गीता के कुछ 20-30 10-20 एटलीस्ट उदाहरण में दिखाऊंगा तो उसको बता पाओगे, नहीं तो फिर सोचते रह जाओगे ये कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, कौन सी। हाँ, सारे अच संधि के उदाहरण है और वो आपको बताने हैं अगले सत्र में। गीता से प्रारंभ करेंगे, गीता के दूसरे अध्याय से। ओके, भक्ति वैभव प्रभु बोलिए। प्रभु जी नेक्स्ट संडे को यहाँ पुणे में रथ यात्रा है, तो उस दिन संस्कृत क्लास होगा? अच्छा, संडे के सैटरडे? संडे 3 जुलाई को। ओके, तो ठीक है, मैं बताता हूँ। मोस्टली फिर अगर रथ यात्रा है तो शायद कैंसिल करेंगे, लेकिन मैं कंफर्म कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। सैटरडे को तो होगी ही, संडे का बता देता हूँ मैं। यस, ठीक है, ऑल राइट। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।